नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर को सुधा का खत आता है, जिसमें चंदर सुधा को खत ना भेजने की विनती करता है। इसी बीच पम्मी मसूरी से वापस चंदर से मिलने आती है और चंदर को मसूरी की सारी बातें बताती है और चंदर को उससे अपने सवालों के कुछ जवाब मिलते हैं, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अब आगे। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं कट पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर साहब के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हों। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब भी कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, आप डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंद्र को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराजा ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंद्र हंस कर बोला। विंती की शादी ठीक ठाक हो गई? विंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, विंती और तुम्हारी बुआ दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आता था। इतनी जल्दी विंती लौट आई? विंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और विंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। विंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगे। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ जी के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बटुआ, हम तो लुट गए। और बुआ जी वही डेरी पर सिर थाम कर बैठ गए। क्या हुआ बुआ जी? होत का भैया, जौन बता रहा भाग में ओ ही बाबा। और बुआ जी अपनी धोती से आंसू पोंछ कर बोली, ये हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तो जमी है। भगवान को ऐसी कुलक्षणी बिटिया ना दे। 3 भवरी के बाद बारात उठ गए भैया, हमार तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। विंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो, अब रो रो के काहे जी हलकान करत हो? गुणवंती बिटिया बाय, हजारा नाई के बिटिया के लिए गौड़े गिरे हैं, अपना एकांत होके के बैठो। महाराजिन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से विंती को उठवा लिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भवरी के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया,
सहसा बुआ आंसू पोंछ कर गरज उठी। ये इन्हें का होएगा बा, इनकी मत मारी गई। गुस्से में आए कि विनती को उठवाई, लेकिन अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाए। अब हमारी बिरादरी में कौन पूछेगा। इतना पढ़ लिखे इन्हें कहाँ सूझा। अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते, लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ। तुम भी गजब करती हो, चंदर बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा हुई उका वही मिले। लड़किन को निवाह करे चाहे कि शकल देखे चाहे। अभी ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हाड़ी चटे। हम रहे तो जब बिनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उंजेले में देखा रहा, जैसा भाग में रहा तैसा होत है। चंदन ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़े पे ब्याह ना कर पे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई कुलबोरनी, कुलक्षणी, अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी कोसने से अब तक नहीं मरी, ना मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में, अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं। चंदन ने ताज्जुब से विनती की ओर देखा। ये वही विनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। विनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ जी उछल कर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जुबान चले लगी है। कौन है तोर जी के बल पर ही चमक दिखावत है। हम काट के धर दे तो के बताए देते हैं। मुझोसी ऐसी ना होती तो काहे ही दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमों का खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। विनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तंभ हो गया। ये विनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है। छी विनती, पागल हो गई हो क्या, चलो उधर। चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी इंसान हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें, और तुमसे क्या मतलब। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। क्या है ये सब, तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या। विनती, ये क्या हो रहा है। सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। विनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी, अच्छा जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। विनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा। हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलवे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी आ गई हो, इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरे, अब हम तुम लोगन की शकल ना देखवे। हम मर जाए तो चाहे विनती को पढ़ायो, चाहे नचायो, चाहे गवायो, हम अपनी आँख से ना देखवे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन विनती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया था। विनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो विनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी शायद पी ले। चंदर चुपचाप चला गया। विनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। विनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। विनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदन ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए कहा,
वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज़ की बात दूसरी है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया, मगर सुधा पीली पड़ गई। कितना दुख हुआ देखकर। और विनती के साथ ये हुआ। सचमुच ये जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। ये तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जाति का अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं विनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। विनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 रुपये खर्च के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे हिसाब मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। विनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से विनती को बुलवाया। विनती आई तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भैया अपने ना होते हैं, अपनी लड़की को बिहा दियो, हमारी लड़की। फिर विनती को चिपका कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था, अभी तक विनती खराब थी, अब डॉक्टर शुक्ला खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन गए। विनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था विनती को देखकर। जब विनती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर विनती से चिढ़ गया था। लेकिन विनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन विनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। विनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रखकर जाने लगी। सुनो विनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ विनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं बोली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? विनती एक फीकी हंसी हंस कर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे माँ जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसीलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान की कोई जगह नहीं। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर विनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह सोचता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निष्ठंतता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में विनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। विनती को उदास मौन देखकर
लेकिन विंती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।